नमस्कार, मैं शुभम आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं नेवी और एयरफोर्स एक्स ग्रुप की भर्ती परीक्षा के बारे में, जिसमें आज हम मैथ्स का चैप्टर पॉइंट का पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। पार्ट फर्स्ट में देखिए, सबसे पहला टॉपिक है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। आपको याद रखना है, इस एक्सिस को एक्स एक्सिस कहते हैं और इस एक्सिस को वाई एक्सिस कहते हैं, और ये है ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0। अब एक पॉइंट है P जो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट एक्सिस में है और उसके कोऑर्डिनेट है x, y। तो आपको याद रखना है इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस क्या रहेगी, y, और इस पॉइंट की डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या रहेगी, x। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये x है, अब ये x है तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये डिस्टेंस रहेगी, ये भी x ही रहेगी। और अगर ये डिस्टेंस x है तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x, 0। अब जैसा कि आप देख रहे हो इस पॉइंट में y का कोऑर्डिनेट 0 है, तो आपको याद रखना है कि अगर x एक्सिस पे कोई पॉइंट रहेगा तो उस पॉइंट में y का कोऑर्डिनेट 0 होगा। इसी तरह से ये y है, और अगर ये y है तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस रहेगी ये भी y रहेगी। अब ये y रहेगी तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे 0, y। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये जो पॉइंट है ये y एक्सिस पे है, और y एक्सिस पे है तो x का कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है इसमें डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम x एक्सिस। याद रखना ये बराबर होगी y के। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम y एक्सिस ये रहेगी x। अगला टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, कि दो पॉइंट है A और B, एक के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और B के कोऑर्डिनेट है x2, y2। तो आपको अगर इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है तो आपको याद रखना है डिस्टेंस AB ये बराबर होगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल दो पॉइंट है A और B, एक के कोऑर्डिनेट है 2, 3, B के कोऑर्डिनेट है 3, 4। आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है, मतलब AB निकालना है। तो AB बराबर आएगा √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो ये x1 ये y1 ये x2 ये y2। अब फॉर्मूला लगाएंगे तो ये बनेगा 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे, 3 - 2 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 - 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 और 1 2, तो डिस्टेंस होंगी √2 यूनिट। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस होगी √2 यूनिट। अब आपको एक बात याद रखनी है कि A और B के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हमने रिप्रेजेंट किया AB से, और अगर मैं इसको BA से रिप्रेजेंट करूं, मतलब BA लिखूं, तो इसका भी यही मतलब होगा कि B और A के बीच की डिस्टेंस। तो आपको याद रखना चाहिए आप AB लिख लो चाहे BA लिख लो, एक ही बात है। अगला है पोलर कोऑर्डिनेट्स। जैसा कि आपको पता है ये है x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये है ओरिजिन जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0, 0। अब एक पॉइंट है P, इस पॉइंट की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो है r, और ये एक लाइन बन रही है OP। तो इस लाइन और x एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है इन द सेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज, मतलब थीटा। तो आपको याद रखना है इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे r, थीटा, जहां पे r तो इस पॉइंट की और ओरिजिन से डिस्टेंस है और थीटा इस लाइन OP और x एक्सिस के बीच का एंगल है इन द सेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको याद रखना है r तो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम ओरिजिन जिसे हम कहेंगे रेडियस वेक्टर, और थीटा है एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड x एक्सिस, और इसको हम कहते हैं वेक्टोरियल एंगल। आपको याद रखना है यहां पे जो थीटा है उसको हम वेक्टोरियल एंगल कहते हैं और r को हम रेडियस वेक्टर कहते हैं। अगला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स,
जैसा कि आपने पीछे भी पढ़ा डिस्टेंस का फॉर्मूला, लेकिन आपको याद रखना है वो फॉर्मूला कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए है और ये वाला फॉर्मूला पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए है। तो 2 पॉइंट है ए और बी और आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। एक के कोऑर्डिनेट है r1, θ1 और बी के कोऑर्डिनेट है r2, θ2 और आपको इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालनी है। तो फॉर्मूला होगा ए बी बराबर √r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर माइनस 2r1 r2 cos θ1 माइनस θ2। अब आपको एक बात याद रखना है कि चाहे θ1 बड़ा हो चाहे θ2 बड़ा हो कोई फर्क नहीं होगा। क्यों? क्योंकि cos माइनस थीटा ये बराबर होता है cos थीटा के, इसीलिए इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगला है कन्वर्जन। तो सबसे पहला है कार्टेशियन टू पोलर। जैसा कि आपको पता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं x, y। अब हमें इसको पोलर में बदलना है, मतलब r, थीटा की फॉर्म में बदलना है। तो आपको याद रखना है r का तो फॉर्मूला होगा √x² प्लस y² और थीटा निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा अल्फा और अल्फा का फॉर्मूला होगा tan इनवर्स mod ऑफ y बाई x। अब आपको यह देखना है कि जो पॉइंट आपको दे रखा है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। जैसा कि आपको पता है 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y का भी पॉजिटिव, सेकंड में x का नेगेटिव, y का पॉजिटिव, थर्ड में x और y दोनों का नेगेटिव और फोर्थ में x का पॉजिटिव, y का नेगेटिव। तो आपको यह देखना है कि जो पॉइंट आपको गिवन है वो कौन से क्वाड्रेंट में है। अब अगर वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुआ तो आपको याद रखना है थीटा अल्फा के बराबर होगा। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो आपको याद रखना है थीटा पाई माइनस अल्फा के बराबर होगा। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ तो थीटा याद रखना 2 वैल्यू होंगी, एक तो होगी अल्फा माइनस पाई और एक होगी पाई प्लस अल्फा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हुआ तो इसमें भी थीटा की 2 वैल्यू होंगी, एक होगी माइनस अल्फा और एक होगी 2 पाई माइनस अल्फा। आपको निकालने दोनों है, जो ऑप्शन में हो उसको टिक करना है। अगला है पोलर टू कार्टेशियन। जैसा कि आपको पता है पोलर में कोऑर्डिनेट्स r, थीटा होते हैं और हमें इनको कार्टेशियन में बदलना है, मतलब x, y की फॉर्म में बदलना है। तो आपको याद रखना है x बराबर तो होगा r cos थीटा के और y बराबर होगा r sin थीटा के। ऐसा इसलिए हुआ जैसा कि आपको पता है ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस और ये पॉइंट है P r थीटा। मैंने इसको मिला दिया, ये 90 डिग्री, ये एंगल है थीटा और ये बराबर है r के। मैं आपसे ये कहूं कि साइन थीटा बताओ, तो जैसा कि आपको पता है साइन बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो परपेंडिकुलर मतलब ये, जैसा कि आपको पता है हमें इसको बदलना है x, y की फॉर्म में। अब मैंने आपको बताया था इस पॉइंट की डिस्टेंस यहां से ये बराबर होगी y के और ये बराबर होगी x के। तो परपेंडिकुलर है यहाँ पे y और हाइपोटेन्यूज है r। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि y बराबर होगा r sin थीटा के। इसी तरह से अगर cos थीटा निकाले तो cos बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के। तो अगर ये x है तो ये भी x ही होगा। तो बेस है x और हाइपोटेन्यूज है r, तो यहां से x बराबर होगा r cos थीटा के। तो यहां से x बराबर आएगा r cos थीटा, y बराबर आएगा r sin थीटा। अगला है एप्लीकेशन ऑफ डिस्टेंस फॉर्मूला, कि जो आपने अभी डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा उसकी क्या एप्लीकेशन है। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ एनी ट्रायंगल, कि ट्रायंगल का नेचर बताने के लिए सबसे पहला इक्विलैटरल ट्रायंगल। जैसा कि आपको पता है अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो तीनों की तीनों साइड बराबर होंगी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर होगा बी सी के, ये बराबर होगा
ए सी के। अब यहां पे ए बी का मतलब यह है ए और बी के बीच की डिस्टेंस, बी सी का मतलब है बी और सी के बीच की डिस्टेंस, ए सी का मतलब है ए और सी के बीच की डिस्टेंस, जो कि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से निकाल लेना है। अगला है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आपको याद रखना है आइसोसेलेस ट्रायंगल में कोई दो साइड बराबर होंगे, या तो ए बी बराबर होगा बी सी के, या तो ये होगा, या फिर ए बी बराबर होगा ए सी के, या फिर बी सी बराबर होगा ए सी के। कोई दो साइड बराबर होंगे। अगला है स्केलियन ट्रायंगल। आपको याद रखना है स्केलियन ट्रायंगल में कोई भी साइड बराबर नहीं होती है। कहने का मतलब ए बी इज नॉट इक्वल्स टू ए सी और नॉट इक्वल्स टू बी सी। इसमें ये तीनों के तीनों साइड बराबर नहीं होंगे। अगला है राइट एंगल ट्रायंगल। जैसा कि आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा होता है, एक एंगल जो रहेगा वो 90 डिग्री रहेगा। अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, और अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर ये बराबर होता है हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। अब यहां पे परपेंडिकुलर है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बेस है यहां पे बी सी, तो बी सी का स्क्वायर ये बराबर होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के। तो हाइपोटेन्यूज है ए सी, तो बराबर होगा ए सी के स्क्वायर के। तो आपको याद रखना है अगर ए बी का स्क्वायर प्लस में बी सी का स्क्वायर ये बराबर आता है ए सी के स्क्वायर के, जब तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर बराबर नहीं आता है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। अगला है नेचर ऑफ एनी क्वाड्रिलेटरल। तो सबसे पहले इसमें है पैरेललोग्राम। जैसे कि आपको पता है पैरेललोग्राम ऐसा होता है, इसमें आपको याद रखना है कि अपोजिट साइड बराबर होती है, मतलब ये वाला इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। कहने का मतलब ए बी बराबर होगा डी सी के, ए डी बराबर होगा बी सी के, मतलब ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। कहने का मतलब ए सी नॉट इक्वल्स टू बी डी, ए सी बी डी के बराबर नहीं होगा। अगला है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल ऐसा होता है, तो इसमें आपको याद रखना है अपोजिट साइड बराबर होंगी। कहने का मतलब ये वाली इसके बराबर होगी और ये वाली इसके बराबर होगी। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर होगा सी डी के और ए डी बराबर होगा बी सी के। इसमें आपको याद रखना है कि डायगोनल बराबर होते हैं, मतलब ए सी बराबर होगा बी डी के, ए सी बराबर होगा बी डी के। अब जैसा कि आपने पढ़ा कि पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड बराबर होती है लेकिन डायगोनल बराबर नहीं होता है, लेकिन आपको याद रखना है रेक्टेंगल में अपोजिट साइड बराबर होती है और डायगोनल भी बराबर होते हैं। अगला है रोम्बस। आपको याद रखना है रोम्बस ऐसा होता है, इसमें चारों की चारों साइड बराबर होती है। कहने का मतलब ए बी बराबर होगा बी सी के, ये बराबर होगा सी डी के और ये बराबर होगा डी ए के। चारों के चारों बराबर होंगे, लेकिन आपको याद रखना है इसमें डायगोनल बराबर नहीं होते हैं, मतलब ए सी नॉट इक्वल्स टू बी डी। अगला है स्क्वायर। स्क्वायर में आपको याद रखना है कि चारों की चारों साइड बराबर होती है, मतलब ए बी बराबर होगा बी सी के, ये बराबर होगा सी डी के और ये बराबर होगा डी ए के। इसमें आपको याद रखना है कि डायगोनल भी बराबर होते हैं, मतलब ए सी बराबर होगा बी डी के। तो यहां से आपने ये सीखा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर के डायगोनल बराबर होते हैं और पैरेललोग्राम और रोम्बस के डायगोनल बराबर नहीं होते हैं। अगला है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, कि 3 पॉइंट है ए बी और सी, इनके कोऑर्डिनेट आपको दिए जाएंगे और आपसे ये पूछेगा कि बताओ ये कोलिनियर है या नहीं है। तो सबसे पहले बात आती है कोलिनियर पॉइंट्स के। तो कोलिनियर पॉइंट, अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे तो आपको याद रखना है इसका मतलब यह है कि ये एक ही लाइन पर होंगे। अब अगर ये एक ही लाइन पर होंगे तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ए बी मतलब ये प्लस में बी सी ये बराबर होगा
ए सी के, ए और सी के बीच की डिस्टेंस के। ए बी प्लस बी सी ये बराबर होगा ए सी के। अगला है नोट, सबसे पहला इसमें डायगोनल ऑफ स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम ऑलवेज बाइसेक्ट ईच अदर। ऐसे कहना चाह रहा है कि स्क्वायर, रोम्बस, रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम इन चारों के डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, मतलब काटेंगे। अगला पॉइंट है डायगोनल ऑफ रोम्बस एंड स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। आपको याद रखना है कि रोम्बस और स्क्वायर के डायगोनल एक दूसरे को काटेंगे, लेकिन 90 डिग्री पे काटेंगे। जैसा कि आपको दिख रहा है इसमें ये दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं लेकिन 90 डिग्री पे काट रहे हैं। इसी तरह से इसमें एक दूसरे को काटेंगे लेकिन 90 डिग्री पे काटेंगे। अगला है सेक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहला इसमें इंटरनली दो पॉइंट है ए और बी। एक के कोऑर्डिनेट है x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2। एक तीसरा पॉइंट आ गया जो कि इन दोनों को अलग अलग कर रहा है, मतलब डिवाइड कर रहा है, और वो किस रेशो में है? m/n में। इसका मतलब यह है कि यहां से लेके यहां तक m है और यहां से लेके यहां तक n है। अब आपसे p के कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो आपको याद रखना p के कोऑर्डिनेट होंगे mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। अगला है एक्सटर्नली कि दो पॉइंट है ए और बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट है x2, y2, और ये आपस में एक लाइन बना रहे हैं। एक तीसरा पॉइंट आया जो कि एक्सटर्नली मतलब बाहर है और इनको डिवाइड कर रहा है, अलग अलग कर रहा है, और वो किस रेशो में है? m/n में। कहने का मतलब यह है कि यहां से लेके यहां तक m है और यहां से लेके यहां तक n है। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि m n से बड़ा है। अब अपने से p के कोऑर्डिनेट पूछेगा, तो आपको याद रखना p के कोऑर्डिनेट होंगे mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n, my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। अगला है मिड पॉइंट कि दो पॉइंट है ए और बी और आपसे इन दोनों पॉइंट का मिड पॉइंट पूछेगा, तो याद रखना मिड पॉइंट है P। अब अपने को कैसे पता चलेगा कि ये मिड पॉइंट है? आपको ये देखना है कि रेशो क्या है। अगर रेशो 1:1 है तब तो ये मिड पॉइंट है, नहीं तो नहीं है। अब 1:1 का मतलब ये है कि अगर ये 1 है तो ये भी 1 होगा। अब जैसा कि आप देख रहे हो ये जो पॉइंट है ये ए और बी के अंदर है, मतलब इंटरनली है। तो हम जब इंटरनली वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो अपने पास p के कोऑर्डिनेट आएंगे x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अगला है नोट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद कर लेना है। लाइन ज्वाइनिंग बाय द पॉइंट्स a x1, y1 एंड b x2, y2 डिवाइड्स बाई। ऐसे करा है कि a और b के द्वारा जो लाइन बन रही है, अगर उसे पहला पॉइंट है x एक्सिस डिवाइड करे तो आपको याद रखना किस रेशो में डिवाइड करेगा? माइनस y1 अपॉन y2। सेकेंड है अगर y एक्सिस डिवाइड करे तो आपको याद रखना किस रेशो में डिवाइड करेगी? माइनस x1 अपॉन x2। थर्ड है अगर लाइन डिवाइड करे, जैसा कि आपको पता है लाइन की इक्वेशन होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, तो आपको याद रखना है किस रेशो में डिवाइड करेगा? माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन ax2 प्लस by2 प्लस c। अगला नोट है इफ रेशो इज पॉजिटिव। आपको याद रखना है अगर रेशो पॉजिटिव है तब तो डिवीजन इंटरनली होगा, एंड इफ रेशो इज नेगेटिव, अगर रेशो नेगेटिव है तो आपको याद रखना है डिवीजन एक्सटर्नली होगा। अगर रेशो पॉजिटिव है तब तो डिवीजन इंटरनली होगा, और अगर रेशो नेगेटिव है तब डिवीजन एक्सटर्नली होगा।
अगला है मीडियन। आपको याद रखना मीडियन क्या होता है? ए मीडियन जॉइंस ए वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड। एक ट्रायंगल है, अब इनका मीडियन निकालेंगे तो मीडियन क्या होगा? एक वर्टेक्स से पास करेगा और दूसरी साइड के, एक वर्टेक्स से पास करेगा और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ऐसे ही इस वर्टेक्स से पास करेगा और दूसरी साइड के, अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ऐसे ही इससे पास करेगा और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। तो आपको याद रखना है ट्रायंगल में 3 मीडियन होंगे। अगला है एल्टीट्यूड। आपको याद रखना है एल्टीट्यूड क्या होता है? एन एल्टीट्यूड पासिस थ्रू ए वर्टेक्स एंड इज एट राइट एंगल टू द अपोजिट साइड। कहने का मतलब यह है कि एक ट्रायंगल है और एल्टीट्यूड क्या होगा? एक वर्टेक्स से पास करेगा और अपोजिट साइड के राइट एंगल रहेगा, मतलब परपेंडिकुलर रहेगा। ऐसे ही इससे पास करेगा और अपोजिट साइड के परपेंडिकुलर रहेगा। ऐसे ही इससे पास करेगा और इस साइड के परपेंडिकुलर रहेगा। तो आपको याद रखना है ट्रायंगल में 3 ही मीडियन होंगे और 3 ही एल्टीट्यूड होंगे। अगला टॉपिक है सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल। आपको याद रखना है सेंट्रोइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल। मीडियंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा वो सेंट्रोइड कहलाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको बताया मीडियन क्या होता है? एक वर्टेक्स से पास करेगा और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ऐसे ही इससे पास करेगा और इस साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ऐसे ही इससे पास करेगा और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पे जाके मिलेगा, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। अब जहां पे तीनों मीडियन एक दूसरे को काट रहे हैं वो पॉइंट, उसको हम कहेंगे सेंट्रोइड। और आपको याद रखना है सेंट्रोइड को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो पॉइंट होगा ये इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा। अब आपको ए के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे और सी के कोऑर्डिनेट दे दिए जाएंगे और आपसे इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड पूछेगा, मतलब कहने का यह है कि जी का कोऑर्डिनेट पूछेगा। तो आपको याद रखना है जी के कोऑर्डिनेट होंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। अगला है इसमें सेंट्रोइड डिवाइड्स द मीडियन इन द रेशो 2:1। ऐसे कह रहा है कि जो सेंट्रोइड है मतलब जी जो है वो इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करेगा। अब 2:1 कैसे होगा? आपको याद रखना है 2 तो रहेगा एंगल की साइड और 1 रहेगा साइड की साइड। ऐसे ही 2 इस साइड रहेगा और 1 इस साइड रहेगा, 2 इस साइड रहेगा और 1 इस साइड रहेगा। कहने का मतलब अगर ये 2 है तो ये 1 है। आपको याद रखना है 2 तो रहेगा एंगल की साइड और 1 रहेगा साइड की साइड। अगला पॉइंट है सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी, ये बराबर होगा सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। कहने का मतलब यह है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, ए और बी का मिड पॉइंट है आर, बी और सी का मिड पॉइंट है पी और ए और सी का मिड पॉइंट है क्यू। अब जब हमने इन तीनों मिड पॉइंट्स को मिलाया तो अपने पास एक छोटा ट्रायंगल आया। तो यहां से आपको यह सीखना है कि जो बड़े वाले ट्रायंगल का सेंट्रोइड होगा वो छोटे वाले ट्रायंगल के सेंट्रोइड के बराबर होगा। कहने का मतलब यह है कि सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल एबीसी ये बराबर होगा सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर, जहां पे आपको याद रखना है पीक्यूआर क्या है? इनके साइड के मिड पॉइंट्स। अगला है इन सेंटर, ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये इन सेंटर कहलाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक ट्रायंगल है
ये एंगल ए है, ये एंगल बी है और ये एंगल सी है। एक लाइन पास हुई यहां से और वो इस तरह हुई कि इस एंगल को बराबर भागों में डिवाइड किया है, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। ऐसे ही एक लाइन यहां से पास हुई और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब जितना ये उतना ही ये। ऐसे ही एक लाइन यहां से पास हुई और इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, मतलब जितना ये उतना ही ये। अब जहां पे ये तीनों लाइन एक दूसरे को काट रही है उस पॉइंट को हम कहेंगे इन सेंटर और उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको याद रखना है इसमें ये जो पॉइंट रहेगा ये इस ट्रायंगल का इन सेंटर होगा जिसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ए के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए जाएंगे, बी के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए जाएंगे और सी के कोऑर्डिनेट आपको दे दिए जाएंगे और आपसे इन सेंटर मतलब आई के कोऑर्डिनेट पूछेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी निकालना है। याद रखना है स्मॉल ए क्या है, कैपिटल ए के सामने रहेगा स्मॉल ए, कैपिटल बी के सामने रहेगा स्मॉल बी और कैपिटल सी के सामने रहेगा स्मॉल सी, जो कि क्या है अपोजिट साइड की लेंथ। अब स्मॉल ए कैसे निकालोगे, बी और सी के बीच की डिस्टेंस। स्मॉल बी क्या होगी, ए और सी के बीच की डिस्टेंस। स्मॉल सी क्या होगी, बी और ए के बीच की डिस्टेंस। तो सबसे पहले आपको स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी निकाल लेना है। अब इन सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे आई बराबर होगा ए एक्स वन प्लस बी एक्स टू प्लस सी एक्स थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, ए वाई वन प्लस बी वाई टू प्लस सी वाई थ्री अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये इन सेंटर होगा। इन अदर वर्ड अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो अलग अलग तरह से आप कैसे कह सकते हो, वो देखिए कि एक ट्रायंगल है और इसके अंदर एक सर्कल है और ये जो सर्कल है ये इस ट्रायंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है। याद रखना है सर्कल ट्रायंगल की तीनों साइड को टच करना चाहिए। अब आपको याद रखना है कि जो सर्कल का सेंटर रहेगा वो इस ट्रायंगल का इन सेंटर होगा। कहने का मतलब यह है कि सर्कल का जो सेंटर रहेगा वो इस ट्रायंगल का इन सेंटर कहलाएगा। ये आप अलग तरह से कह सकते हो अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो। अगला टॉपिक है सरकमसेंटर। आपको याद रखना है ये क्या होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल। देखिए एक ट्रायंगल है, हमने यहां से इस पर परपेंडिकुलर डाला और ये परपेंडिकुलर इस तरह डालना है कि जितना ये होगा उतना ये होगा। कहने का मतलब ये है कि ये जो पॉइंट रहेगा ये इन दोनों का मिड पॉइंट होगा। ऐसे ही यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, जितना ये उतना ये। यहां से एक परपेंडिकुलर डाला, जितना ये उतना ही ये। और जहां पे ये तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं उस पॉइंट को हम कहेंगे सरकमसेंटर और उसको हम एस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको याद रखना है ये जो पॉइंट होगा ये इस ट्रायंगल का सरकमसेंटर होगा जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सरकमसेंटर निकालने के लिए कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है जैसा आपने सेंट्रोइड में पढ़ा, इन सेंटर में पढ़ा। अगर आपको सरकमसेंटर निकालना है, एस निकालना है, तो आपको इसके कोऑर्डिनेट मान लेने हैं। इसके कोऑर्डिनेट कुछ भी मान लेने हैं, एक्स वाई कुछ भी। अब आपको ए एस निकालना है। ए एस का मतलब ए और एस के बीच की डिस्टेंस, बी एस का मतलब बी और एस के बीच की डिस्टेंस, सी एस का मतलब सी और एस के बीच की डिस्टेंस। आपको ये तीनों डिस्टेंस निकालना है और इनका स्क्वायर कर देना है और इन तीनों को बराबर कर देना है। अब आपको सबसे पहले इन दोनों को बराबर करना है। अब या तो x या फिर y की वैल्यू आएगी यहां से और फिर आपको इन दोनों को बराबर करना है। यहां से भी अपने पास या तो x या फिर y की वैल्यू आएगी और x और y आ जाएगा तो इसका मतलब सरकमसेंटर आ जाएगा। अब अगर आपको यह समझ में नहीं आया है तो आप इन अदर वर्ड्स ऐसे समझ सकते हो कि एक सर्कल है और इसके अंदर एक ट्रायंगल है। अब जो सर्कल का सेंटर होगा वो इस ट्रायंगल का सरकमसेंटर होगा। आपको याद रखना है जो सर्कल का सेंटर होगा वो इस ट्रायंगल के लिए सरकमसेंटर होगा। और ट्रायंगल इस तरह होना चाहिए कि ये
इसके तीनों वर्टेक्स इस सर्कल को टच करें। अगला पॉइंट है इफ ट्रायंगल इज राइट एंगल, आपको याद रखना अगर ट्रायंगल राइट एंगल है देन सर्कमसेंटर इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ऐसे कह रहा है कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो इस ट्रायंगल का जो सर्कमसेंटर होगा वो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट रहेगा, मतलब ये रहेगा। अगला टॉपिक है ऑर्थोसेंटर। ये क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। कहने का मतलब यह है कि मैंने बताया था आपको एल्टीट्यूड क्या होता है, एक वर्टेक्स से पास करेगा और अपोजिट साइड के राइट एंगल रहेगा या फिर परपेंडिकुलर रहेगा। ऐसे इससे पास करेगा और इसके राइट एंगल रहेगा, ऐसे इसके पास करेगा और इसके राइट एंगल रहेगा। और जहां पे ये तीनों एक दूसरे को काट रहे हैं उसको हम कहेंगे ऑर्थोसेंटर, और जिसे हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभी आपने पढ़ा सर्कमसेंटर। सर्कमसेंटर में मैंने आपको बताया कि ऐसा ही होता है कि इससे पास करे और इसके राइट एंगल रहे, लेकिन आपको याद रखना है इसमें ये बराबर भागों में डिवाइड करता है, मतलब जितना ये होगा उतना ही ये होगा। लेकिन इसमें ये जरूरी नहीं है, ये बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगला है इफ ट्रायंगल इज राइट एंगल, आपको याद रखना अगर ट्रायंगल राइट एंगल है देन ऑर्थोसेंटर इज द पॉइंट वेयर राइट एंगल इज फॉर्म। ऐसे कह रहा है कि अगर ट्रायंगल राइट एंगल है तो ऑर्थोसेंटर वो पॉइंट रहेगा जहां पे राइट एंगल बन रहा है। कहने का मतलब यह है कि ट्रायंगल अगर राइट एंगल है तो ऑर्थोसेंटर वो पॉइंट होगा जहां पे राइट एंगल बन रहा है, और वो पॉइंट होगा ये। तो इस पॉइंट को हम कहेंगे ऑर्थोसेंटर। अगला है नोट। सबसे पहला इसमें इफ द ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है देन सेंट्रोइड इन सेंटर ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर कोइंसाइड। सेंट्रोइड इन सेंटर ऑर्थोसेंटर एंड सर्कमसेंटर ये कोइंसाइड करेंगे। अगला पॉइंट है इन ट्रायंगल एबीसी द सर्कमसेंटर एस, सेंट्रोइड जी और ऑर्थोसेंटर ओ आर कोलिनियर। आपको याद रखना है एस जी और ओ ये कोलिनियर होंगे, मतलब ये एक ही लाइन पर होंगे। ये एस यहां पे हम मान लेते हैं, ये यहां पे जी है और ये ओ है, तो ये याद रखना है ये तीनों कोलिनियर होंगे। अब आपको याद रखना है एंड एस जी रेशो जीओ ये बराबर होगा 1:2 के, मतलब ये जो रेशो होगा ये 1:2 होगा। कहने का मतलब अगर ये 1 है तो ये 2 है। अगला ओजी रेशो जीएस ये बराबर होगा 2:1 के। कहने का मतलब अगर मैं पहले ओ लिखता हूं ओ जी और एस, तो ऐसे कह रहा है कि ये रेशो 2:1 होगा, मतलब ये 2 और ये 1। अगला टॉपिक है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल है और इसके तीनों वर्टेक्सेस आपको दे दिए जाएंगे और आपसे इस ट्रायंगल का एरिया पूछेगा, तो इसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना है 1/2 डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ये फॉर्मूले की मदद से आप इसका एरिया निकाल सकते हो। अगर आपको 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट को सोल्व करने में दिक्कत हो रही है तो आप इस फॉर्मूले की मदद से निकाल सकते हो, क्योंकि इसमें बनेगा 2/2 का और ये सोल्व करना आसान है। तो याद रखना ये बराबर होगा 1/2 x1 x2 माइनस x3 माइनस x3 y1 y2 माइनस y3 माइनस y3। अगला है नोट, इसमें आपको याद रखना है इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बी 0 देन द 3 पॉइंट्स विल बी कोलिनियर। आपको याद रखना अगर एरिया 0 हो जाए तो ये तीनों पॉइंट जो रहेंगे ABC के वर्टेक्सेस ये कोलिनियर होंगे, मतलब एक ही लाइन पर होंगे। तो आपको याद रखना है कोलिनियर पॉइंट के लिए ये जो होगा ये 0 के बराबर होगा। अगला है एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। इसमें लेट द वर्टेक्सेस ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर, आपको वर्टेक्सेस दे दिए गए हैं ABCD और आपसे एरिया पूछ रहा है, तो आपको ये फॉर्मूला याद कर लेना है
1/2 डिटरमिनेंट x1 x2 माइनस x3 माइनस x4, y1 y2 माइनस y3 माइनस y4। इस फॉर्मूले की मदद से आप क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकाल सकते हो। अगला है नोट, इसमें सबसे पहला है द फिगर एनक्लोज्ड बाय द स्ट्रेट लाइंस। आपको याद रखना है ये जो इक्वेशन है ये एक लाइन को रिप्रेजेंट नहीं कर रही है, ये बहुत लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इन लाइंस की मदद से जो फिगर बनेगा आपको याद रखना है वो फिगर रोम्बस होगा, रोम्बस जैसा होगा, और उसका एरिया आपसे पूछेगा तो एरिया का फॉर्मूला होगा 2c² अपॉन AB का मोड, ये एरिया निकालने का फॉर्मूला होगा। अगला है इफ टू वर्टेसेस A B आर गिवन देन थर्ड वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल C इज। आपको याद रखना है A और B वर्टेसेस आपको दे रखे हैं और तीसरा वर्टेक्स आपसे पूछ रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगा लेना है। थैंक यू। इस एग्जाम के लिए एसके बुक सभी शॉप्स और ऑनलाइन भी अवेलेबल है। अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इस चैनल पर हम इस भर्ती और अन्य सभी भर्तियों से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारी और स्टडी मटेरियल उपलब्ध करवाते रहेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।